हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु का कॉमिक विशेषांक नीम हकीम का दूसरा और अंतिम भाग। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर राम संचिव ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और उन पुलिस वालों के शरीर में धंस गई जिनके हाथों ने मजबूती से गनों को थाम रखा था। शाबाश, अपने हाथों से बारूद उगलने वाले हथियारों को फेंककर तुमने बहुत अच्छा किया। अब ज़रा सामने से हटकर इस बात का परिचय दो कि तुम अच्छे आज्ञाकारी बच्चे हो। पालतू कुत्ते की तरह आदेश मानकर सामने से हट गए तब सभी सिपाही। इसी के साथ सभी बुलडोज़र गुजरते हुए आगे बढ़ रहे घर। लेकिन अचानक रुक जाना पड़ा उन बुलडोज़रों को, और उन्हें रोकने वाले थे वे गड्ढे जो ठीक बुलडोज़रों के सामने हुए थे, उन परमाणु छल्लों की वजह से जिन्हें परमाणु के सिवा और कोई छोड़ ही नहीं सकता था। अमर शहीदों की इस निशानी पर परमाणु खरोच भी नहीं आने देगा। परमाणु तो जिंदा है। परमाणु था। मौत परमाणु को तब तक नहीं छू सकती जब तक तुझ जैसा एक भी शैतान इस धरती पर मौजूद है। तेरी किस्मत को दाद भी देने का मन करता और धिक्कारने का भी। दाद इसलिए कि वह तुझे मौत से बचा लाई, और धिक्कार इसलिए कि वह एक बार फिर तुझे मौत के सामने ले आई। हम जैसों की किस्मत मौत से डरती नहीं हकीम, क्योंकि उसे मात करने का लेख लिखा होता है। उसमें मौत का मुकाबला करके उसे मात करने का लेख लिखा होता है। तेरी किस्मत में सिर्फ ज़िंदगी हार न लिखा है परमाणु, और ये बात तुझे अभी पता चल जाएगी। हकीम ने अपनी जेब से निकाली वह गोली अपने मुंह में रख ली। अगले ही क्षण परमाणु का मुंह आश्चर्य से खुलता चला गया। ओह, वह तो गायब हो गया, सिर्फ एक गोली मुंह में रखकर। लेकिन क्या एक छोटी सी गोली ऐसा चमत्कार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर वेद ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा होता तो तुम्हें ये जानने में देर नहीं लगती कि आयुर्वेद ऐसा ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जिनके बारे में एलोपैथिक की दुनिया में रहने वाले सोच भी नहीं सकते। उफ, ये चिपचिपा सा पदार्थ कैसा मेरे मुंह पर आ पड़ा है। इस चिपचिपे पदार्थ को तेरे शरीर तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने आप को कुछ पलों के लिए अदृश्य किया था, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ अभी अभी उगे उस दुर्लभ वर्ष का एक ऐसा घातक गोंद है जो प्राणी के शरीर के संपर्क में आते ही बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव दिखाता है। उफ, अभी हकीम की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि परमाणु का शरीर लहरा कर नीचे आ गिरा। उफ, ये क्या हुआ? मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं रही कि वे मेरे वजन को संभाल सकें। आश्चर्य से फटने की हद तक फैली हुई थी परमाणु की आंखें। अब हकीम अपना कोई दूसरा वार मुझ पर करे उससे पहले ही मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। अरे, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? उनमें तो ज़रा भी जुम्बिश नहीं हो रही। अपने हाथ पैरों की हालत देखकर चकित मत हो परमाणु। मैं तुझे बता देता हूँ कि क्या हुआ इनके साथ। इस वृक्ष से निकला गोंद मैंने तेरे चेहरे पर डाला था, उसके प्रभाव से तुझे लकवा मार गया। यही विनाशकारी प्रभाव है उस गोंद का, और यह प्रभाव बढ़ता बढ़ता कुछ ही देर में तेरी हालत उस जीवित मूर्ति की तरह कर देगा जो देख तो सब कुछ सकती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती। लेकिन तू ज़्यादा देर तक कुछ देख पाए तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ तेरी मौत का नज़ारा। दूसरे ही क्षण अब तक शांत बैठे बुलडोज़रों के ड्राइवरों की तरफ पलटा हकीम। आगे बढ़ो। उस आदेश के साथ ही बुलडोज़रों के इंजन तेज़ी से दहाड़ उठे। एक झटके से सामने मौजूद गड्ढों को पार करते चले गए सभी बुलडोज़र, जहां रौंदने के लिए इंडिया गेट भी मौजूद था और परमाणु भी। अफसोस, घोर अफसोस, परमाणु की तो अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त होते नहीं देख पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने वाली ये मशीनें उस तक पहुंचने से पहले तेरे शरीर से होकर गुजरेंगी, तुझे चटनी की तरह पीसते हुए। हा 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 हा। इतने बुलडोज़र मेरे शरीर के ऊपर से गुजरेंगे तो सचमुच चटनी बन जाएगी मेरी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि ना मैं अपने आप को बुलडोज़र के रास्ते से हटा सकता हूँ और ना अपनी बेल्ट का कोई स्विच दबाकर कुछ कर सकता हूँ। मैं प्रोबोट की रेंज से काफ़ी दूर हूँ, इसलिए वो मुझे ट्रांसमिट करके बचा भी नहीं सकते। अब मेरी मौत का कारण बन ही जाएंगे इस वृक्ष का गोंद और हकीम का आयुर्वेदिक ज्ञान। आयुर्वेद ज्ञान। मैंने आयुर्वेद की किताब में कहीं पढ़ा था कि ज़्यादातर जड़ी बूटियों और फल फूल जो प्रभाव डालते हैं उनकी काट भी उन्हीं से होती है। जैसे कच्चा केला खाने से कब्ज़ हो जाता है तो पका हुआ केला खाने से कब्ज़ दूर होती है। अजवाइन की कम मात्रा अगर गैस भगाती है तो उसकी अधिक मात्रा अफरा कर देती है। इसी तरह लकवा मारने वाले गोंद को पैदा करने वाला वृक्ष क्या पता लकवे को दूर करने वाली जड़ी भी पैदा करता हो, और संयोग से उस पेड़ की जड़ रूपी वह जड़ी इस समय ठीक मेरे मुंह के पास है। मुझे सिर्फ मुंह बढ़ाकर उसे चबाना भर है, लेकिन इतना सा काम करने के लिए मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति और ताकत का ठीक इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूँ, और अगर मैंने अपनी जान बचानी है तो मुझे ये चढ़ाई करनी ही होगी। सचमुच परमाणु के लिए एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से कम नहीं था अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना
लेकिन उसके हाव भाव और उसका प्रयास बता रहा था कि अगर दांव पर लगी ज़िंदगी को बचाना है तो एक एवरेस्ट क्या, हज़ारों एवरेस्ट भी चढ़े जा सकते हैं। कई बुलडोज़र तेज़ी से उस स्थान से गुजर गए थे जहां कुछ देर पहले परमाणु मौजूद था, और एक पल बाद वह भी और यही देखकर सफलता की चमक से चमक उठी थी हकीम की आंखें। हा 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 हा। बुलडोजरों ने परमाणु का मलीदा बना दिया और अब वे आगे बढ़ रहे हैं उस ऐतिहासिक इमारत की तरफ। एक पल बाद वह भी टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर पड़ी नजर आएगी। है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमाणु अभी जिंदा है। तुम जैसे शैतानों का दिमाग ठीक करने के लिए और तुम्हारे द्वारा खड़ी की गई मुश्किल को ध्वस्त करने के लिए। ओह, परमाणु के उस कारनामे को स्तब्ध खड़ा देखता हकीम उस समय नींद से जागा जब परमाणु के तेज घूसे ने उसे कई फुट ऊपर उछाल दिया था। आह, मेरी शैतानी का नहीं, तेरे जीवन का समय पूरा हो गया है परमाणु, क्योंकि तेरी शैतानी का समय अब पूरा हुआ शैतान। अब मैं यहाँ पटकने जा रहा हूँ वह यह पोटली जिसमें भरा हुआ एक ऐसा तेज जहर जो पलक झपकते ही सारे वातावरण को अपने कब्जे में लेकर तुझे और यहाँ मौजूद तेरे हिमायतियों को मौत की नींद सुला देगा। उफ, सचमुच हकीम के द्वारा फेंके गए जहर ने वातावरण में फैलकर पलक झपकते ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। मुझे तुरंत ही उड़कर इस वातावरण से दूर निकल जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं, जहर के प्रभाव की चपेट में आए सभी लोगों के साथ। अरे ये क्या, ये तो ठीक वैसी ही पोटली है जैसे हकीम ने फेंकी थी, लेकिन इसमें से नीला नहीं बल्कि पीला धुआं सा निकल रहा है, और इस पीले धुआं के फैलते ही लोगों की सुधरती हुई हालत बता रही कि निश्चय ये धुआं उस तेज जहर को नष्ट कर रहा है जिसे हकीम ने फैलाया था। लेकिन यह जीवनदायिनी धुएं से भरी पोटली फेंकी किसने? अभी तक चमत्कृत परमाणु उस जीवनदायक पोटली फेंकने वाले जिस शख्स को नहीं देख पा रहा था, उसे अचंभित हकीम की फटी फटी आंखें एकदम साफ देख रही थी। गुरुदेव, आप यहाँ शहर में? हाँ दुष्ट, हमें जब पता चला कि तू अपने एक दुष्ट उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शहर में मृत्यु का तांडव कर रहा है तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुरंत ही तुझे रोकने आ पहुँचे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझे तो आप ही। हाँ, हमने ही तुझे यह विद्या सिखाई है, लेकिन आज हमें पता चला कि हमने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की है। हमने तुझे दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान देकर एक शैतान को जन्म देने की भूल की है। इसलिए हम अपनी इस भूल को सुधारते हुए इस भस्म की मदद से न मात्र तेरी आवाज़ छीन रहे हैं, बल्कि साथ ही छीन रहे हैं तेरे बाजू में मौजूद वह यंत्र जिसके बल पर तू एक शैतानी कार्य करना चाहता है। अपने पैने नाखूनों को हकीम के कंधों में गड़ाकर वहाँ से एक यंत्र बरामद किया उस वृद्ध ने, और अब हम इस चूर्ण की मदद से छीन रहे हैं तेरा जीवन। उस अनोखे चूर्ण के प्रभाव से गर्म रेत पर पड़ी मछली की तरह तड़पता हकीम अचानक विद्युत की सी तेजी से अपने गुरु पर झपटा, और उसकी तेज टक्कर से जैसे ही उसका गुरु लड़खड़ाया वैसे ही हकीम ने फुर्ती से अपनी जेब से वह गोली निकालकर अपने मुंह में रख ली। दूसरे ही क्षण, ओह, वह तो फिर अदृश्य हो गया, निकल गया हमारे हाथ से, वह निकल गया। काश हम शीघ्र ही संभल जाते तो उसे रोक सकते थे। खैर, उसके बचकर जाने के दुख के साथ साथ हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम तुम जैसे मानवता के रखवाले को उससे बचाने में सफल हो गए। हम सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप हैं कौन, और आपका यह हकीम नामक शिष्य शहर में क्या करने आया है? क्योंकि विनाश का खेल खेल रहा है वह? हमारा नाम आरंभू है। प्राचीन और दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में अपना सारा जीवन हिमालय और उसके जंगलों में बिताया है। एक दिन हमें जंगलों में भटकता एक बालक मिला और हमने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे अपनी विद्या सिखानी शुरू कर दी। परंतु हम नहीं जानते थे कि ऐसा करके हम मानवता का एक बहुत बड़ा शत्रु तैयार कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा शिष्य एक दिन ईश्वर बनने का प्रयत्न करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमें प्राचीन ग्रंथों में अमर बूटी के बारे में पढ़ने को मिला। यह बूटी उसी संजीवनी बूटी के समकक्ष है जिसे हनुमान जी लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। हमें यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि अभी भी कोई ऐसी बूटी हो सकती है। उस ग्रंथ में उस बूटी के होने के संभावित स्थान और उसे देखने और पहचानने की विधि के बारे में भी लिखा था। परंतु हमने ग्रंथ की उन बातों को भूल जाना ही उचित समझा, क्योंकि हम जानते थे कि आज के आधुनिक संसार में उस अमर बूटी का अस्तित्व में होना मानवता के लिए कतई हितकर नहीं है। परंतु हमारा शिष्य उस अमर बूटी को अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल सका। उसने हमसे छिपकर उस ग्रंथ का अध्ययन किया और फिर अमर बूटी के होने के संभावित स्थान, जो कि इस शहर की किसी ऐतिहासिक इमारत के नीचे पड़ी है, पता करके ग्रंथ में लिखी विधि अनुसार बूटी को देखने वाला यह यंत्र बनाकर उसकी खोज में यहाँ आ गया। इस यंत्र के साथ तो एक विचित्र आकार की जड़ी भी बंधी हुई है। इस जड़ी का इस यंत्र के साथ होने का क्या अर्थ है? यह जड़ी वास्तव में एक जीवाणु नाशक जड़ी है। उसने इस यंत्र के साथ इसलिए रखा हुआ था
ताकि वह शल्य चिकित्सा करके यंत्र को शरीर में रखने के संक्रमण से बच सके। इतना रिस्क? इसका मतलब इस यंत्र के बिना उस अमर बूटी को कोई नहीं ढूंढ सकता। आप ऐसा कीजिए, इस यंत्र को नष्ट कर दीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, इस यंत्र के नष्ट होने के बाद भी यह किस्सा समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपने दुष्ट शिष्य का सारा ज्ञान अवश्य छीन लिया है। परंतु उस जैसे व्यक्ति के लिए सारे ज्ञान को दोबारा जान लेना और फिर ऐसे दूसरे यंत्र को बनाना अधिक कठिन नहीं है। इसलिए हम किस्से को सदा के लिए समाप्त करने के लिए हमें अमर बूटी को ढूंढकर उसे समाप्त करना होगा, और बिना तोड़फोड़ किए ऐसा सरलता से और अतिशीघ्र तभी हो सकता है जब तुम हमारा सहयोग करो। मानवता की भलाई के लिए मैं आपका कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, हमें तुमसे यही आशा थी। अगर हम उड़कर आकाश के उस केंद्र तक पहुँच जाएँ जहाँ से हमें दिल्ली नामक इस शहर का चप्पा चप्पा नज़र आए, तो फिर हमें उस अमर बूटी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब इस नगर का प्रत्येक कोना हमारी निगाहों में होगा, तब अमर बूटी से निकलने वाली अदृश्य चमक हमारी आंखों से बच नहीं पाएगी। यह काम तो चुटकियों में कर सकता हूँ। आइए मेरे साथ। आकाश की ऊंचाइयों में उस केंद्र तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जहाँ से दिल्ली का चप्पा चप्पा और अमर बूटी की चमक आराशु की आँखों के सामने थी। वह लाल पत्थरों से बने उस ऐतिहासिक इमारत के नीचे दिखाई दे रही है अमर बूटी की चमक। क्या कहते हो तुम? लाल पत्थरों से बनी उस इमारत को? लाल किला। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। कुछ ही पलों में ही आरक्षु को लेकर लाल किले में मौजूद था परमाणु। ठीक इसी स्थान पर 50 हाथ नीचे ज़मीन में दफन है अमर बूटी। उसे बाहर निकालना होगा परमाणु। उसके लिए हमें यहाँ पर खुदाई करनी होगी, और यह काम हम सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। अमर बूटी तक पहुँचने के लिए यहाँ खुदाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है परमाणु। हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से बिना तोड़फोड़ किए अमर बूटी तक पहुँचा जा सकता है, परंतु हमारे उस उपाय पर तब तक काम नहीं किया जा सकता जब तक तुम अपना सूक्ष्म रूप धारण नहीं कर लोगे। मैं उस अमर बूटी को बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप उपाय बताएं। ठीक है। मुस्कुराते हुए आराशु ने तुरंत ही अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से मुट्ठी भर भस्म निकालकर ज़मीन पर उछाल दी। दूसरे ही क्षण उस भस्म से जो प्रभाव दिखाया वह विस्मित कर देने वाला था। ओह, जहाँ जहाँ भस्म गिरा वहाँ की ज़मीन तो तेज़ी से रेगिस्तान की रेत में बदलती जा रही है। हमारे द्वारा फेंकी गई भस्म की यही विशेषता है, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि तुम अति सूक्ष्म होकर रेत के कणों के बीच से जगह बनाते हुए अमर बूटी तक पहुंचकर उसे बाहर निकाल कर ला सकते हो। जाओ, अब देर मत करो। समय गंवाना बेकार था। परमाणु ने तुरंत ही अपने को अति सूक्ष्म रूप में बदला और चल पड़ा अनोखे सफ़र पर। आरक्षु गुरु का कहना सही है। जिस तरह वह मेरा इस्तेमाल कर रहा है उससे यह स्पष्ट है कि मेरी मदद के बिना इतनी आसानी से नहीं पाई जा सकती थी अमर बूटी। आखिर मैंने उस बूटी को पा ही लिया। अब मुझे जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए ऊपर। परमाणु, तुम बूटी ले आए? परमाणु, लाओ, दो मुझे दो, मैं इसे नष्ट करता हूँ। उफ, आई! ओह हकीम, वह अमर बूटी हासिल करने आया है। परमाणु, रोको उसे। परमाणु के होते अमर बूटी की धूल भी नहीं पा सकेगा। थाक! परमाणु के इस बार का जवाब हकीम ने वार करके नहीं, चिल्ला कर दिया। आ कुम! वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। शायद वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है। ओह, धोखे का जो प्रपंच रचकर तू पहले यहाँ से भाग गया था दुष्ट, अब मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं इस प्राण हारक भस्म से तेरे प्राण हर लूँगा। आरक्षु द्वारा फेंकी गई भस्म जैसे ही हकीम के शरीर से टकराई, वैसे ही वह तड़पने लगा। प्राण हारक भस्म से बचने का कोई उपाय कर सके, इसमें इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ ही क्षणों में इसकी मृत्यु निश्चित है। लाओ, इसके साथ ही मैं इस अमर बूटी को भी नष्ट कर दूं। उसने बूटी को एक झटके से उसके स्थान से अलग किया और झपट कर उसे अपने मुंह में रख लिया। अरे, ये आपने क्या किया? आपने तो बूटी को नष्ट करने के बजाय उसे खा लिया। अमर बूटी नष्ट होने के लिए नहीं, खाने के लिए बाहर आई थी, और हम इसको खाने के लिए हकदार इसलिए हैं कि हमने ही उसे बाहर निकालने का यह प्रपंच रचा। प्रपंच? हाँ, प्रपंच। लेकिन इस प्रपंच को समझने के लिए तुम्हारा एक जगह स्थिर होना ज़रूरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तुम्हें इस तरल औषधि से नहला दूँ। ओह! हतप्रभ परमाणु के कुछ समझने से पहले ही वह तरल औषधि उसे नहलाती चली गई, और पलक झपकते ही उफ! परमाणु के तन बदन में आग सी लग गई, और अगले ही क्षण परमाणु के शरीर के प्रत्येक हिस्से से वे अंकुर फूटने लगे, जो धीरे धीरे वृक्ष का रूप धरते जा रहे थे। उफ! ये क्या हो रहा है? हमने तुम्हारे शरीर पर जो तरल औषधि फेंकी थी परमाणु, उसने उन सूक्ष्म बीजों को विकराल रूप प्रदान कर दिया जो तुम्हारे शरीर से उस समय चिपक गए थे जब तुम अमर बूटी लेने पृथ्वी के नीचे गए थे। वे सूक्ष्म बीज सांस के साथ तुम्हारे शरीर में भी प्रवेश कर गए थे, इसलिए तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सैकड़ों किस्मों के वृक्ष और पौधों का भंडार बन गया है। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह वृक्ष बन जाए, तुम वह प्रपंच सुनो जो हमने अमर बूटी पाने के लिए रचा।
वास्तविकता यह है कि जब से हमें प्राचीन ग्रंथों से अमर बूटी के बारे में पता चला, तभी से हम उसे प्राप्त करने के लिए मचल उठे, और उसे प्राप्त करने में हमने मोहरा बनाया अपने शिष्य को। हमने तुरंत ही अमर बूटी को पहचानने वाला यंत्र बनाया और शल्य क्रिया करके सम्मोहित करने वाली एक जड़ी को उसकी बाहों में रखकर उसे अमर बूटी ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सम्मोहन जड़ी के प्रभाव में हमारा शिष्य इस नगर में आ गया और हमारे बताए स्थान पर अमर बूटी की खोज करने में जुट गया। लेकिन उसकी खोज में तुम बहुत बड़ी अड़चन के रूप में आ खड़े हुए। हम सब देख रहे थे। पहले तो हमें लगा कि अपने अद्वितीय ज्ञान के बल पर हमारा शिष्य तुम्हें परास्त कर देगा, लेकिन जब हमें तुम्हारी अद्भुत शक्तियों के आगे वही परास्त होता दिखा तो हमने तुरंत ही अपनी योजना बदल दी और अपने शिष्य की जगह तुमसे बूटी ढूंढवाने की योजना बनाई। उसी योजना के अनुसार हमने अपने शिष्य को तुम्हारी नज़र में खलनायक बनाया और उससे बूटी खोजी यंत्र छीन लिया। ऐसा करते हुए हमने उसकी आवाज़ इसलिए छीन ली ताकि वह तुम्हें या किसी को सच्चाई ना बता सके। और अब जब हम तुम्हारी मदद से अमर बूटी को बाहर निकलवा कर उसे खाकर अमर हो गए हैं, तो हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं। अब हम अपने बल पर ही सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हा 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 हा। मेरा शरीर वृक्ष में ज़रूर बदलता जा रहा है, लेकिन मेरी बेल्ट में अभी भी इतनी ताकत है कि तुझ जैसे शैतान को ख़त्म कर सके। ओह हा 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 हा। अब हमारे शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अमर बूटी उसे नष्ट नहीं होने देगी। हा 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 हा। ओह हा 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 हा। हमें नष्ट करने की कुछ कोशिशें और कर लो परमाणु, क्योंकि फिर तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि कुछ देर बाद तुम सदा के लिए वृक्षों का वन बनकर रह जाने वाले हो। और हाँ, छोटा होकर या कड़ों में बदलकर अदृश्य होने का प्रयत्न मत करना। ऐसा किया गया तुम्हारा कोई भी प्रयत्न बेकार जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर से जब अब मनुष्य वाले गुण समाप्त हो गए हैं और उसकी जगह वृक्षों वाले गुण भर गए हैं। ओह सचमुच मैं ना ट्रांसमिट हो पा रहा हूँ ना छोटा। अब मेरा वन के रूप में बदलना एकदम निश्चित है। ओह ये क्या? ये तो वे फल हैं जो अमर बूटी के पौधे पर बूटी के साथ लगे हुए थे, लेकिन इन्हें मुझ पर किसने फेंका? हकीम ने। ओह ठीक मौत के दरवाजे पर खड़े होकर उसने अमर बूटी के पौधों के फलों के मेरे वृक्ष बनते शरीर पर फेंका। इसका क्या मतलब है? ओह वह तो इशारे करके मुझे कुछ समझाना चाहता है, लेकिन क्या क्या समझाना चाहता है वो मुझे? ओह जो फल मेरे शरीर पर फूटे थे वे मेरे शरीर में पूरी तरह समा गए हैं। उनकी वजह से मेरा शरीर में कुछ परिवर्तन सा हो रहा है। समझ गया मेरे शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा है। और आखिरी सांस लेता हकीम मुझे क्या समझाना चाहता है। अचानक परमाणु का शरीर किसी वृक्ष की तरह हिला और उसकी शाखाएं रूपी बाहें अराक्षु के शरीर पर न केवल लिपट गई, बल्कि नुकीली टहनियाँ रूपी उंगलियाँ उसके शरीर में भी धंस गई। पलक झपकते ही एक चीख वातावरण में गूंजी, और वह चीख किसी और की नहीं आराक्षु की चीख थी। मेरे शरीर से अमर बूटी का प्रभाव समाप्त हो गया। कैसे हुआ ऐसा? और जैसे ही वह नीचे आ गिरा, वैसे ही उसे संसार के सबसे बड़े आश्चर्य के रूप में अपने सामने खड़ा नजर आया परमाणु। मैं फिर से सामान्य हो गया। जो चीज़ मेरे लिए अमृत साबित हुई वही तुम्हारे लिए जहर, और वह चीज़ थी अमर बूटी के साथ उगे वे फल जो अमर बूटी की काट थी, जिन्हें टहनी रूपी मेरी उंगलियों की मदद से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके अमर बूटी के प्रभाव को खत्म कर दिया। और यह साबित कर दिया कि प्रकृति ने हर जड़ी बूटी के साथ साथ ही उसका तोड़ भी पैदा किया है। और यह बात तुम्हारा वह शिष्य शायद अच्छी तरह जानता था, जो खुद तो मौत की गोद में सो गया, लेकिन जाते जाते अमर बूटी वाले पौधे पर लगे फलों को मेरे शरीर पर फेंक कर मुझे अपने इशारों से यह बात समझा गया। तेरा खेल खत्म हो गया। इसलिए मैं तुझे बता दूं कि मैं भी एक आयुर्वेद को जानता हूं, लेकिन मेरे वाले आयुर्वेद में आदमी को बेहोश करने के लिए बूटी का नहीं बूट का प्रयोग होता है, और जड़ी की जगह प्रयोग होता है जूडो के दाव का। बिना कोई मौका दिए परमाणु ने आरक्षक को बेहोश कर दिया और फिर पलटा वह हकीम की तरफ। जिस गुरु से तुमने ज्ञान लिया उसी ने तुम्हारी जान ले ली, लेकिन तुमने मानवता की भलाई के लिए अपनी जान देकर दिखा दिया कि आरक्षक तुम्हारा गुरु ज़रूर है, लेकिन गुणों के मामले में तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।